हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय सीआरडीएम। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को आप एंड तक जरूर देखना, यानी कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जब स्किप कर देते हैं तो आप कहते हैं कि वीडियो में ये प्रश्न ऐसा था, वो वैसा था, ठीक है, वो समझ में नहीं आता है, फिर आप कमेंट करते हैं उल्टे सीधे। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार आराम से पूरी देखो और देखने के बाद आप जब कमेंट करना तब बताना यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इज, यानी कि बर्नौली प्रमेय के लिए कौन सा समीकरण है। तो बर्नौली प्रमेय का जो समीकरण होता है ये आपको दोस्तों पता है अच्छे से कि कौन सा समीकरण होता है। तो समीकरण होता है, हमें पता है कि अगर हम कोई भी हम देखेंगे, बर्नौली प्रमेय बताता है कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, ये सबके सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो दाब ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और कौन सी, गतिज ऊर्जा। तो हम देखेंगे दाब की बात करता है यहाँ पर पी की, और गतिज ऊर्जा की बात करता है यहाँ पर 1/2 रो, ठीक है, वी स्क्वायर की, और स्थिति ऊर्जा की बात करता है यहाँ पर रो जी एच की। ये सब क्या होना चाहिए, इनका जो सम है वो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। तो पी ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इस इक्वेशन को तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे p + 1/2 रो वी स्क्वायर इंटू रो जी एच, तो इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो इक्वल टू क्या रखा है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बर्नौली प्रमेय के लिए कौन सा समीकरण है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके जीआईसी के एग्जाम में और आश्रम पद्धति के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ऐसे इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ये नहीं पूछा गया, हो सकता है इस बार यही प्रश्न आ जाए। तो प्रश्न क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट इज, मतलब एंड गेट का बूलियन समीकरण है। तो एंड गेट का हमें बूलियन समीकरण बताना है, कौन सा होगा। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि एंड गेट का जो बूलियन समीकरण होता है वो होता है y = a.b, ठीक है, ये होता है। तो ये वाला देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, इसका बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का ये तीसरा प्रश्न है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस इज, यानी कि ये कह रहा है कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है। तो न्यूटन का सूत्र जो होता है पतले लेंस के लिए वो क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा भी है। तो क्या होता है, इसका जो ऑप्शन है हमारा वो बी करेक्ट होगा। ठीक है, आप सभी को पता है x डैश = f होता है, ठीक है, पतले लेंस के लिए। अब इसी प्रकार से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है कि विच इज ए सिंबल ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। तो हमें बताना है दोस्तों, आपने पढ़ा था कि जब हमने ट्रांजिस्टर पढ़ाया था, ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बताए थे। पहला बताया था हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा बताया था पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इनके सिंबल की बात करते हैं। तो सिंबल में हमने बताया था कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीन चीजें होती हैं, एक कलेक्टर होता है, एक इमीटर होता है और एक बेस होता है, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, इसके डाएं सिंबल को बनाएं तो हम देखेंगे इसको इमीटर मान लें, हम यहाँ पर इसको कलेक्टर मान लें और इसको मान लें बेस। तो अगर बेस, इसको हम देखेंगे यदि एरो का निशान जो है इमीटर से बेस की ओर हो, इस प्रकार से इमीटर से क्या हो, बेस की ओर हो, तो होगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन सा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। और एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा जब होगा जब बेस से इमीटर की ओर उसका एरो का निशान होगा। जैसे कि आपका देखो ये दे रखा है, ये देखो बेस से कहाँ दे रखा है, एरो की ओर दे रखा है निशान, ये वाला, ठीक है, ये इस वाले डायग्राम में देखेंगे। तो इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है, ये उसके प्रतीक की बात कर रहा है। तो अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। देखो 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट द डिस्टेंस 2r फ्रॉम ईच अदर इफ करंट I and 2I फ्लो थ्रू देम इन पॉजिटिव डायरेक्शंस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम। मतलब दो लंबे समानांतर तारों के मध्य दूरी 2r है, तारों में विपरीत दिशाओं में धारा I तथा 2I प्रभावित हो रही है। तो तारों के मध्य बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र B क्या होगा। तो मध्य क्षेत्र में हमें चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रखा है, B ये है, C ये है और D ये है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसको हम देख लेते हैं। देखो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि दो वायर हैं, ठीक है, दो लंबे समानांतर तार हैं, वायर हैं, इस प्रकार से समानांतर रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, उनमें करंट फ्लो हो रही है। और करंट कैसी हो रही है, इनमें एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि विपरीत दिशा में। ये कह रहा है ना कि विपरीत दिशा में जो है करंट फ्लो हो रही है, ठीक। एक किधर की ओर हो रही है, ऊपर की ओर एक में, और एक में हो रही है नीचे की ओर, इस प्रकार से, ठीक है। दो वायर हैं समांतर रखे हुए हैं एक दूसरे के, एक में करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है और एक में नीचे की ओर।
इनके बीच की जो दूरी है वो 2r है। कितनी बीच की दूरी है इनकी? 2r, यानी कि बीच की जो डिस्टेंस है वो ये 2r है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर बात कर रहा है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है, यहाँ पर भी निकालना है हमें चुंबकीय क्षेत्र B। तो इस बिंदु से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? ये भी देखो r होगी और ये भी r होगी, क्योंकि 2r इनके बीच की डिस्टेंस है, तो r में क्या जाएगी? बढ़ जाएगी ये। तो इधर की दूरी r और इधर की r। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। तो देखो इसमें करंट ये कह रहा है कि I, इसमें क्या कितना करंट फ्लो हो रहा है? I हो रहा है, और इधर की तरफ कितना करंट हो रहा है फ्लो? 2I हो रहा है। ठीक है, ये करंट फ्लो हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो पहले तार के कारण इस वाले बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा B1। ठीक है, पहले वाले तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? B1 होगा, और B1 इक्वल टू होगा म्यू नॉट, ये ध्यान रखना आपको, I म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, 2πr ये होगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से बी की बात करेंगे कि ये वायर हमारा पहला है और ये वायर दूसरा है, तो पहले वायर के कारण ये हो गया। अब दूसरे वायर के कारण देखेंगे, इस वाले वायर के कारण इस वाले बिंदु पर यानी कि बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वो कितना होगा? वो होगा B2, और B2 जो हमारा बराबर होगा किससे होगा? म्यू नॉट, ठीक है, 2I करंट इसमें फ्लो है तो 2I लगा देंगे यहाँ पर, और अपॉन 2πr। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक समीकरण ये हो गई है हमारी और दूसरी समीकरण ये हो गई है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे तो ये कह रहा है कि मध्य बिंदु पर, मतलब इस बिंदु के कारण भी इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इस वाले के कारण भी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कहने का मतलब है कि दोनों तारों के कारण बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो टोटल यानी कि रियल टेंट जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो होगा B, और इसकी वैल्यू होगी B1 प्लस B2। कितनी होगी? B1 प्लस B2। तो B1 की वैल्यू रख देंगे हम, कितनी रखेंगे? म्यू नॉट I अपॉन 2πr प्लस म्यू नॉट B2 की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट 2I अपॉन 2πr। जब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे, 2πr दोनों का सेम है तो 2πr तो नीचे आ ही जाएगा, ये 2πr। ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या आएगा? देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट 2I। ठीक है, म्यू नॉट, अब म्यू नॉट को अगर हम बाहर ले लें तो अंदर देखो कितना हो जाएगा? I प्लस 2I, तो I प्लस 2I का मतलब 3I हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 म्यू नॉट I। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। अगर देखें इसमें हम तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा ये मैच कर रहा है। ठीक है, इससे यानी कि डी ऑप्शन जो होगा हमारा ये करेक्ट होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है नहीं? अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 6 नंबर में क्या कर रहा है कि 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की फॉर्म में जो है 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स, यानी कि किन्हीं भी 2 कॉर्नर के बीच का हमें रियल टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से ट्रायंगल है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये 3 हो गए, इसको मान लेंगे ए बिंदु, इसको मान लेंगे बी और इसको सी। तो यहाँ पर भी कितना रेजिस्टेंस आर है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर, क्योंकि ये कह रहा है कि बराबर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इक्वल रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर जो है इक्वल रेजिस्टेंस है, त्रिभुज के भुजाओं में जुड़े हुए हैं। तो अब किन्हीं भी 2 की बात कर रहा है, चाहे तो ए और बी के बीच की बात कर लें, चाहे बी और सी के बीच की बात कर लें, चाहे ए और सी के बीच की बात कर लें। तो किसी के भी बीच की बात करें तो हम मान लें ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि इन दोनों के बीच हमें निकालना है। ठीक है, तो जब इसको खींचेंगे, हम इसको इधर की ओर खींचेंगे और इसको इधर की ओर खींचेंगे, तो ये दोनों कैसे जाएंगे? सीरीज में जाएंगे। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में जाएंगे, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसको आर डैश मान लेते हैं, तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा, सीरीज में आएंगे तो सीरीज का क्या होता है? आर इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसका मतलब आर है और ये आर है, तो आर प्लस आर, तो कितना हो गया? 2R। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा 2R। ठीक है, अब ये जो 2R है, अब हमारी जो इसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ये ए पॉइंट था, ठीक है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक तो रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया, ठीक है, R। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा, इस प्रकार से इसको कहेंगे 2R। ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए एक दूसरे के, और पैरेलल रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको हम निकालेंगे तो 1/R डबल डैश मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1/R और प्लस 1/2R। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2R को एलसीएम ले लेंगे हम, तो R से R कैंसिल, 2 बचा ऊपर, और प्लस 2R से कैंसिल 1 बचा, तो ये हो गया 3/2R। ठीक है, अब इसको पलट देंगे, R डैश यानी कि R डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3R। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, 2/3R, यानी कि इसका 4th नंबर, चौथा जो ऑप्शन है ये मैच कर रहा है इससे, तो यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है,
अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें भी, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो। और वीडियो हमारे जो चैनल है, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो को हमारी शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, शेयर जरूर करते रहना अपने दोस्तों को। तो अब ये प्रश्न नंबर है हमारा 7, ठीक है। 7वां प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि 27 आइडेंटिकल मरकरी ड्रॉप आर इच चेंज टू 10 वोल्ट पोटेंशियल, देन दे आर मर्ज्ड टू फॉर्म वन लार्ज ड्रॉप, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप। मतलब 27 एक समान पारे बूंदों में, किसकी, पारे की बूंदों में, 27 एक समान पारे की बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। कितने तक, 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाता है। बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, ध्यान से समझ लेना। प्रश्न क्या कह रहा है कि 27 समान पारे की जो है वो छोटी छोटी बूंदें हैं, ठीक है, उनकी प्रत्येक बूंद को 10 वोल्ट विभव तक आवेशित करा जाता है। कि इनमें 27 बूंदें हैं और एक बूंद को 10 वोल्ट तक जो है विभव दिया जाता है, इतना आवेशित किया जाता है, ठीक। उसके बाद जो है इन सबको मिला लिया जाता है, एक बूंद बना दी जाती है, बड़ी बूंद, एक बड़ी बूंद बना दी जाती है। तो उस बड़ी बूंद का विभव क्या होगा ये हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। देखो ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं, जब भी छोटी छोटी बूंदों को विभव दिया गया हो अलग अलग करके, ठीक है, और अगर एक समान विभव दिया गया हो प्रत्येक बूंद को और उनकी एक बड़ी बूंद बनाई गई हो, तो बड़ी बूंद का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। तो ये याद रखना है आपको, V डैश इज इक्वल टू ये होता है n की पावर 2/3 इंटू V, ठीक है, ये पोटेंशियल होता है उसका। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, V डैश की वैल्यू निकालनी है। तो V डैश निकालना है, V डैश इज इक्वल टू n की पावर, n का मतलब यहाँ पर है कितने, 27, कितना, 27 छोटी बूंदे हैं, ठीक है, बूंदों की संख्या है n और इसकी पावर कितनी है 2/3, और V कितना, यानी कि पोटेंशियल कितना रखा है यहाँ पर, गुणा 10 वोल्ट जो है प्रत्येक बूंद को पोटेंशियल दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो V डैश इज इक्वल टू, देखो 27 है तो 27 को हम पावर में बना लेंगे, यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 की पावर 3, और इसकी टोटल पावर हो जाएगी 2/3, ठीक है, और इंटू 10। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, V डैश इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये, ठीक है, कितना बचा, 3 की पावर 2 बचेगा यहाँ पर, और गुणा 10। तो यहाँ पर देखेंगे हम 3 तिया 9 और गुणा 10, तो टोटल कितना आ गया 90, यानी कि 90 वोल्ट, ठीक है, 90 वोल्ट। बात समझ आ रही नहीं, यानी कि इतनी वोल्ट हो जाएगी, जो बड़ी बूंद बनेगी उसका जो पोटेंशियल है वो 90 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर क्या बताया मैंने फॉर्मूला, V डैश इज इक्वल टू, अगर छोटी छोटी बूंदे हैं, ठीक है, उसमें हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक को अगर समान पोटेंशियल दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में तो फॉर्मूला होता है हमारे पास n की पावर 2/3 और इंटू V, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज ओपन एट बोथ एंड्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 350 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0.5 मीटर लंबा आर्गन पाइप दोनों सिरों पर खुला है, उसके मूल स्वर की आवृत्ति क्या होगी। वायु में ध्वनि का जो वेग है वो 350 मीटर पर सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा 350 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 175 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 700 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 450 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस सवाल को करेंगे हम, सोल्व करते हैं इस सवाल को। तो सोल्व करने के लिए तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि 0.5 मीटर लंबा आर्गन पाइप पर दोनों सिरों पर कैसा है, ये खुला है, ठीक है, आर्गन पाइप दोनों सिरों पर कैसा है, खुला है। तो ऐसी कंडीशन में हम जब लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एल की वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा अपॉन, ये आप सभी को पता है 2, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगा 2 × L। अब जो ये कह रहा है कि आवर्ती की बात कर रहा है, तो आवर्ती n इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। तो v अपॉन लैम्डा हो जाएगी, आवर्ती ये होती है। तो यहाँ पर देखो n इक्वल टू v की वैल्यू रख देंगे, तो v तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और क्या नीचे लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली ऊपर 2L है, तो 2L, ठीक है। L की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.5 मीटर, इतना लंबा आर्गन पाइप है, तो L की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अब V की वैल्यू देखेंगे, V मतलब क्या है यहाँ पर, V है वेग, यानी कि 350 दिया हुआ है इसमें, तो हो जाएगा 350 बटे 2 × 0.5। इसको सोल्व करेंगे हम, देखो 0 ये पॉइंट से एक 0 बढ़ा देंगे ऊपर। अब देखो इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35 यानी कि 700, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 350, ठीक है, यानी कि 350 बराबर 350, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर इतने हर्ट्ज, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, पहला ही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, 350 हर्ट्ज इसका आंसर होगा।
अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है। इसमें क्या करा है, ये बोल रहा है कि इफ द पोलराइजिंग एंगल फॉर ए मीडियम इज 60 डिग्री व्हाट विल द क्रिटिकल एंगल बी। मतलब यदि किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण जो है वो 60 डिग्री हो, कितना हो, 60 डिग्री हो, तो उसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, क्या बताना हमें, क्रांतिक कोण की बात यहाँ पर करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है कोस इनवर्स 1/√3, ऑप्शन नंबर सी है साइन इनवर्स 1/√3, ऑप्शन नंबर डी है tan इनवर्स 1/√3 इंटू ए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न के लिए क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, ये आप सब लोग जानते हैं कि tan आई बी इज इक्वल टू होता है म्यू के बराबर, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है जी। जिसको इस फॉर्मूले के बारे में पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, यानी कि क्या कहते हैं इस फॉर्मूले को, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद देखो इसको सोल्व करते हैं हम। तो सोल्यूशन के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्रांतिक कोण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आई बी की वैल्यू दे रखी है, आई बी की ये देखिए 60 डिग्री, ठीक है, ये दे रखी है 60 डिग्री, तो इसको हम रख देंगे, तो ये जाएगा म्यू इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, ठीक है, वर्गमूल 3, ये हमने लिख दिया। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रांतिक कोण। तो देखो क्रांतिक कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर साइन सी हमें निकालना है, तो देखो इसका मान रख देंगे म्यू का 1/√3। तो 1/√3 जो है ये हमारे पास आ गया है। साइन सी इज इक्वल टू हमें क्या निकालना, सी निकालना है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण जब हम सी निकालेंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा, इस साइन को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3, यानी कि देखो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो अगर हम इसको देखें तो ये कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, किससे, ऑप्शन नंबर सी से। तो इसका मतलब जो सी हमारा ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट होगा। बात समझ आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और कमेंट में लिखकर बताएंगे, ठीक है, ये tan IB को हम क्या कहते हैं कि tan IB इक्वल टू म्यू, ये किसका फॉर्मूला है, ये भी आप लिखकर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।